हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम। और आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना बताया था गुणनखंडी विधि से इसके पहले वीडियो में। और आज की क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त करने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अब इस चैप्टर में आप लोगों को ये बताएंगे कि मान लीजिए कि दो पूर्ण घन संख्याएं दी गई हैं गुणनफल के रूप में और उनका हमें घनमूल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। या कोई पूर्ण घन संख्या दशमलव वाली दी गई है, उसका घनमूल हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। या कोई एक परमेय संख्या दी गई है जिसका अंश व हर जो है एक पूर्ण घन संख्या है, तो उसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों को चैप्टर नंबर जो 4 है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम ही हमारा कि पूर्ण घन संख्या तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो मैंने आप लोगों को पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना इसके पहले वीडियो में बताया था। प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दो संख्या दी जाएंगी जो कि पूर्ण घन संख्या होंगी और वो गुणनफल के रूप में होंगी। तो वो गुणनफल के रूप में दो पूर्ण घन संख्या लिखी, तो उनका अगर हमें घनमूल ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में घातांक और करड़ी चैप्टर में एक जो है घातांक का नियम बताया था कि अगर मान लीजिए दो संख्याएं गुणे में है और उस पर करड़ी लगी है, तो ये करड़ी जो होती है वो पहली संख्या पर भी होती है, ठीक है, और इनटू में दूसरी संख्या पर भी होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें इस संख्या का घनमूल भी निकालना पड़ेगा और इस संख्या का घनमूल भी निकालना पड़ेगा। यदि दो संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी हैं और उनका हमें घनमूल निकालना है, तो दोनों संख्याओं का घन हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका हम बताएं तो आप क्या कीजिए, वही पुराना काम गुणनखंडी विधि से। आप यहाँ पर देखिए तो दो संख्याएं, एक है 27, एक है 64। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर 27 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 27 के गुणनखंड करोगे तो 3 नवा होता है 27 और 3 त्रिका होता है भाई 9 और 3 एकम होता है 3, यानी 27 के आपको फैक्टर मिल गए कितने, 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना। और इसी प्रकार आप 64 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 64 के गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे भाई, है ना, 2 से काटोगे तो 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 16 दूना 32, फिर 2 से काटोगे 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2। इसका मतलब 64 के हमें जो है गुणनखंड मिल गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 बार आप 2 लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, आपको घनमूल फाइंड करना है। घनमूल फाइंड करना है किसका, 27 गुणे 64 का। तो 27 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, आए कि नहीं आए। चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हमें घनमूल फाइंड करना है 27 गुणे 64 का। तो यहाँ पर हम देखिए घनमूल चिन्ह के अंदर 27 को क्या लिखेंगे, 27 के हमारे गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 64 के गुणनखंड कौन से आए हैं, 2 है 6 बार गुणे में। तो इसी चिन्ह के अंदर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब घनमूल के चिन्ह से वही संख्या तो बाहर निकलती है जो घनमूल के अंदर 3 बार होती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया। तो देखिए, एक त्रिक ये बना, एक त्रिक ये बना और एक त्रिक ये बना। तो हर त्रिक से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर करड़ी की पावर 3 है और करड़ी की पावर 3 होने का मतलब इस करड़ी के अंदर जो भी संख्या 3 बार होगी वही बाहर एक बार निकलेगी। तो चलिए, एक त्रिक से ये 3 बाहर निकलेगा, इस 2 वाले त्रिक से ये 2 बाहर निकलेगा, इस 2 वाले त्रिक से ये 2 बाहर निकलेगा। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी इस संख्या का जो घनमूल होगा वो आपका भाई 12 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, बिल्कुल यही तरीका है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल, सबसे आसान। यहाँ पर दो संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहली संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर लोगे। 5 से आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 50 भाई 25, फिर 5 से काटोगे 50 25, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5, यानी 125 के जो गुणनखंड है वो आपके हैं 5 गुणे 5 और गुणे में भाई 5। उसके बाद अंदर और गुणनफल के रूप में कौन सी संख्या है, 216। तो आप यहाँ पर 216 के भाई गुणनखंड कर लोगे। ये संख्या आपकी 2 से कट जाएगी, आप 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगी
54 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगी 27 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगी 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगी 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगी 3 1 3। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर जो आपके फैक्टर आए 216 के वो आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब आपको घनमूल ज्ञात करना था, किसका घनमूल ज्ञात करना था? 125 गुणे 216 का। तो यहाँ पर देखिए भाई 125 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 216 के गुणनखंड देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हर त्रिक से एक संख्या बाहर कर लीजिए आप। 5 वाले त्रिक से 5 बाहर आ जाएगा, 2 वाले त्रिक से 2 बाहर आ जाएगा, 3 वाले त्रिक से 3 बाहर आ जाएगा, और इनका कर लीजिए आप गुणा। तो 5 दूनी 10 नहीं, कितना हो जाएगा? 30। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी इस संख्या का जो घनमूल होगा वो आपका 30 होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, इस पार्ट को आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लूंगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि 2 संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई हैं। ठीक है, घनमूल चिन्ह के अंदर 2 संख्याएं जो है गुणनफल के रूप में दी गई हैं, लेकिन दोनों संख्याएं आपकी ऋणात्मक हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि किसी ऋणात्मक संख्या का जो घनमूल होता है वो एक ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, घनमूल आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भाई? घनमूल आपको फाइंड करना है। संख्या दी गई है माइनस का 125 और गुणे में दिया गया है माइनस का 2744। तो माइनस का 2744, ये दोनों संख्याएं घनमूल के चिन्ह के अंदर जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ दी गई हैं। इन्हीं का घनमूल हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, 125 के गुणनखंड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, कोई भी नया तरीका नहीं है। 5 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 50 25 हो जाएगा, फिर 5 एक कम आपका हो जाएगा भाई 5। यानी 125 के जो गुणनखंड आए वो आपके आए 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 125 तो माइनस अभी बाहर कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे हम 2744 के गुणनखंड कर लेंगे भाई। देखिए ये संख्या आपकी 2 से कट जाएगी, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 इधर गया 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 8 16, फिर 1 इधर गया 2 6 12, फिर ये 2 से कटेगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब ये संख्या 7 से कटेगी, 7 चौक 28 और 7 नवैया होता है 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे 7 एक कम 7। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 2744 के गुणनखंड में मिल जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आप जो है घन मूल ज्ञात कर रहे हो, किसका ज्ञात कर रहे हो? माइनस 125 और गुणे माइनस 2744 का। इसको देखिए आप अलग अलग लिख सकते हो, घनमूल माइनस 125 का गुणे घनमूल माइनस 2744 का। अब घनमूल के चिन्ह से ये माइनस चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस बाहर हो गया, 125 आपका अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस बाहर हो जाएगा और घनमूल के चिन्ह के अंदर ये आपकी प्लस संख्या हो जाएगी 2744। अब इस माइनस माइनस का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा भाई प्लस। ठीक है, प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे नहीं, प्लस हो गया। और इस घनमूल चिन्ह के अंदर 125 के हमने गुणनखंड किए भाई 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर गुणे में इस घनमूल चिन्ह के अंदर 27 44 के हमने गुणनखंड किए भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यह तो किया है। अब यहाँ पर देखिए त्रिक से एक संख्या बाहर निकलेगी क्योंकि घनमूल का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए इधर मिलने नहीं देना, 5 का त्रिक है तो 5 बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए 2 का त्रिक है तो 2 बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए 7 का त्रिक है तो 7 बाहर आ जाएगा। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 70, जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि जब 2 संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं, ठीक है, जब 2 पूर्ण घन संख्याएं ऋणात्मक हों
और वो आपस में गुणनफल के रूप में दी गई हों और उनका हमें घनमूल ज्ञात करना पड़े तो हमें एक धनात्मक संख्या मिल रही है। जबकि मैंने आपको बताया है कि कोई पूर्ण घन संख्या है जो कि ऋणात्मक है तो उसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पर दो पूर्ण घन संख्या दी जाए और वो ऋणात्मक हो और उनका हमें घनमूल निकालना हो तो एक धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर दोनों आपकी पूर्ण घन संख्याएं थी, ठीक है, और दोनों ऋणात्मक थी, इसलिए यहाँ पर इनका घनमूल जो है आपको धनात्मक मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी एक दी होती तो इसका घनमूल हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलती। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, सबसे मेन बात है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक परिमेय संख्या दी जाए जिसका अंश भी क्या हो, पूर्ण घन हो, और हर भी जो हो पूर्ण घन हो, तो उसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अंश का हम घनमूल अलग फाइंड कर लेंगे, हर का घनमूल अलग फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपके सामने हेडिंग लगाई है कि परिमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो का घनमूल, यानी एक परिमेय संख्या आपको दी जाए जिसका अंश भी एक पूर्ण घन संख्या हो और जिसका हर भी एक पूर्ण घन संख्या हो, तो उसका घनमूल हम कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं, अंश में जो संख्या है उसका घनमूल अलग फाइंड कर लेंगे, जो हर में संख्या है उसका घनमूल अलग फाइंड कर लेंगे। घनमूल फाइंड करने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे, फिर त्रिक बनाएंगे, एक संख्या का त्रिक बनाएंगे और त्रिक से एक संख्या को बाहर कर लेंगे हम, बस। ठीक है, और जो भी संख्या आएंगे उनका गुणनफल कर लेंगे, तो जो गुणनफल से प्राप्त संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, घनमूल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, बात करें अगर यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है, अंश में भी आपकी एक पूर्ण घन संख्या लिखी, हर में भी आपकी एक पूर्ण घन संख्या लिखी। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए दो पूर्ण घन संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी होती थी, तब भी आप दोनों का क्या करते थे, गुणनखंड ज्ञात करते थे। वैसे भी यहाँ पर अंश और हर के रूप में लिखी, तो दोनों का गुणनखंड ही आपको ज्ञात करना है। यानी पहली संख्या आपकी है 343, तो इसके भी आप गुणनखंड करोगे तो ये संख्या 7 से कटेगी, 7 चौक 28, 50, फिर 7 से कटेगी, 7 7 49, फिर 7 से कटेंगे, 7 1 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 349 के गुणनखंड आ रहे हैं वो 7 गुणे 7 गुणे 7 आ रहे हैं। इसी प्रकार जो नीचे हर में संख्या है 512, इसके भी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये एक संख्या आप काट लीजिए भाई, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 है ना, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, ये 64 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये आपका 8 हो जाएगा, फिर 8 को काट लेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2। कुल मिला के यहाँ पर जो 512 के गुणनखंड मिले हैं वो मिले हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 2 4 2 6 2 8 और गुणे में 1 9। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको घनमूल ज्ञात करना था। तब आपको घनमूल ज्ञात करना था किसका भाई, 343 बटे 512 का। तो ये हो जाएगा घनमूल के अंदर अंश में संख्या है आपकी 343, तो 343 के आपने गुणनखंड किए तो आपको मिला 7 गुणे 7 गुणे 7, लिख लिया। हर में संख्या आपकी 512, 512 के ये गुणनखंड है, लिख लीजिए 2 गुणे 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 2। ओके, फिर आप त्रिक बनाइए, एक त्रिक यहाँ बना, एक त्रिक यहाँ बना, ये त्रिक बना, ये त्रिक बना। हर त्रिक से एक संख्या बाहर कीजिए आप। ठीक है, तो ऊपर से आपकी 7 बाहर हो जाएगी, नीचे हर से 2, इस त्रिक से भी 2, इस त्रिक से भी 2 बाहर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 7 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका 343 बटे 512 संख्या है, इसका जो घनमूल होगा वो आपका 7 बटे 8 होगा। चूंकि दोनों पूर्ण घन संख्या धनात्मक थी, इसलिए इन दोनों का जो घनमूल है वो भी एक धनात्मक संख्या है। अगर इसमें से कोई भी संख्या ऋणात्मक होती, कोई एक संख्या ऋणात्मक होती, तब इसका घनमूल हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलती। लेकिन अगर अंश भी आपके ऋणात्मक होता, हर भी ऋणात्मक होता, तो ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कैंसिल हो जाता, तब उसका घनमूल हमें एक धनात्मक संख्या मिलती। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें आपके काम आने वाली हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन मैंने अगले टाइप का लिया है। अब इसमें अंश ऋणात्मक है, हर आपका ऋणात्मक नहीं है, इसलिए इसका घनमूल फाइंड करेंगे तो हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। देखिए भाई कैसे ज्ञात करेंगे, वही पुराना काम, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का 125 लिखा है, हम पहले 125 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे तो 125 के जो गुणनखंड है वो 5 गुणे 5 गुणे 5 मिल गए हमें। उसके बाद है आपका 1728, कितना भाई 1728। इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे ये 54 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 27 हो जाएगा, फिर 27 के फैक्टर करेंगे आगे तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इस तरीके से आप इतना काम कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर घनमूल फाइंड करना है, तब आपको घनमूल फाइंड करना था -125 और बटे में 1728। तो घनमूल चिन्ह से माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस घनमूल के अंदर आपका हो जाएगा 125 बटे में 1728। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस घनमूल चिन्ह के अंदर 125 के आपने फैक्टर किए तो आपको मिला 5 गुणे 5 गुणे 5। आप देख सकते हो 1728 के जो हमने फैक्टर किए हैं वो हमें मिले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 त्रिक 2 त्रिक और 3 का 1 त्रिक। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बात समझ में आई। ऊपर से 1 त्रिक, नीचे से 3 त्रिक बन रहे हैं। हर त्रिक से एक संख्या बाहर कर लीजिए, बाहर आपका पहले से ही माइनस लगा वो लगा रहने दीजिए। 5 वाली त्रिक से 5 बाहर हो जाएगा, 2 वाली त्रिक से 2 बाहर हो जाएगा, 2 वाली त्रिक से 2 बाहर हो जाएगा, 3 वाली त्रिक से 3 बाहर हो जाएगा। -5 बटे 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो -5 बटे 12 जो होगा वो इस दी गई संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों को ये पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे ही होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उनको आप जरूर लगाइए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 64 बटे 125, इसका आप घनमूल फाइंड कीजिए। ठीक है, परमेय संख्या के रूप में दिया गया है। 216 बटे 343, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों को आपको क्या करना है, दोनों का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो नोट कर लीजिए और इन दोनों का आप घनमूल जो है फाइंड करना सीखिए, जैसे मैंने अभी आपको 2 सवाल बताए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो अब हमने आपके सामने अगले टाइप का क्वेश्चन नोट किया है। मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है कि पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो अब यहाँ पर आपके सामने हम पूर्ण घन दशमलव संख्या लेंगे और उनका घनमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने नोट किए हैं, 2 मैं सॉल्व करूँगा, 1 आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर देखें तो लिखा है 0.216, पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन संख्याओं का गुणनखंडी विधि से कैसे घनमूल फाइंड करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना। जैसे पहले पार्ट को हमें सॉल्व करना है तो इसको हम क्या करेंगे, घनमूल के अंदर देखिए ऊपर लिखा है 0.216, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं ना, हर संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद है आपकी 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब बस वही पुराना काम जो अभी मैंने आपको बताया, अंश वाली संख्या के हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। कुल मिला के 216 जो अंश में संख्या है इसके गुणनखंड मिल जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अंश वाली संख्या के आपने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब क्या करोगे, जो हर में संख्या दी गई है तथा 1000 जो हर में संख्या दी गई, इसके गुणनखंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का 3 बार गुणा करोगे तो 1000 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना था भाई, किसका, 216 बटे 1000 का।
जिसका मतलब होता है 0.216। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 216 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 1000 के गुणनखंड हमने किए तो हमें मिल गया 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करेंगे। एक त्रिक ये 2 का बन गया, एक त्रिक ये 3 का बन गया, नीचे 10 का त्रिक बन गया। अब हर त्रिक से एक संख्या बाहर कर लेंगे, तो 2 के त्रिक से एक संख्या बाहर हो जाएगी, 3 के त्रिक से एक संख्या बाहर हो जाएगी, 10 के त्रिक से एक संख्या 10 बाहर हो जाएगी। 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, 6 बटे 10, 6 बटे 10 आ गया। नीचे 10 है, एक जीरो है ना, एक जीरो का मतलब 0.1 अंक आगे लगेगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो 0.2 अंक आगे लगता। ठीक है, ये सिंपल। तो यहाँ पर आप 6 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, 0.6 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 0.216 का जो घनमूल होगा वो 0.6 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो बढ़ते ही इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो आपको स्वयं सॉल्व करना है। देखिए, थोड़ा आज हम आप लोगों को तेजी के साथ पढ़ा रहे हैं, इसका कारण ये है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इसके पहले वाले पार्ट को आपने देखा है तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पर पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि घनमूल ज्ञात करना है आपको 1.728 का। कुछ नहीं, वही पुराना काम, घनमूल के अंदर हम 1.728 लिख लेंगे, बटे में 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1728 के फैक्टर कर लेंगे। चलिए 2 से काटते हैं, 2 8 16, ठीक है, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 27 के फैक्टर करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3। इस प्रकार हमने यहाँ पर 1728 के फैक्टर कर लिए, यानी 1728 के फैक्टर किए तो हमें मिला 3 बार 2, 3 बार 2 और 3 3 बार। बात समझ में आई? यानी 2 के 2 त्रिक बने, 3 का 1 त्रिक बना। 1000 को आप 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, घनमूल फाइंड करना है। 1728 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बात समझ में आई? हमने अभी 1728 के फैक्टर किए तो हमें यही मिला। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। 1 त्रिक 2 त्रिक 3 त्रिक बन गए। हर त्रिक से एक संख्या बाहर कर लेंगे तो देखिए 2 1 बाहर हो जाएगा, 1 2 और बाहर हो जाएगा, 1 3 बाहर हो जाएगा, बटे में 10 के 1 त्रिक से 1 10 बाहर आ जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में 10। हमने कहा 1 जीरो है ना नीचे 1 के बाद, इसका मतलब ये कि 0.1 अंक पहले लगेगा। तो यहाँ पर 12 है तो देखिए एक संख्या ये आपकी इकाई की तरफ से आपको दशमलव लगाना है, तो 2 के पहले आप यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, बस 1.2 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए और अच्छे तरीके से जब आप 2 बार इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं तो चाहता हूँ यही कि मैं आप लोगों को तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पार्ट 3 है ये आपका क्या हो जाएगा भाई, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये सीख लिया कि पूर्ण घन दशमलव संख्या का हम घनमूल कैसे फाइंड करते हैं। 3 क्वेश्चन लेकर मैंने बताया, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और थोड़ा सा ले रहा हूँ, विशेष क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने, ये पूछा गया है 15.625 का घनमूल का मतलब इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए बस। घनमूल में करड़ी की पावर 3 होती है, इसीलिए जब घनमूल के अंदर कोई संख्या 3 बार लिखी होती है तो वो बाहर 1 बार निकल के आती है। यहाँ पर आप क्या करोगे, वही पुराना काम, 15.625 लिखोगे, इसके नीचे 1 मानोगे, दशमलव का चिन्ह हटाओगे, 3 जीरो बढ़ाओगे क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है। अब आपका काम ये है कि जो ऊपर अंश में संख्या है 15,625, इसके आपको कर लेने फैक्टर। 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 1 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ये 12 हो जाएगा और 50 भाई 25।
अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो कि कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं हुई है तो देखिए ये 15,625 लिखा है, ये 3,125 लिखा है। जब 3,125 का गुणा 5 से करोगे तो आपको देखिए तीनों पची 15,625 मिल जाएगा। फिर आप ये 5 से काटिए क्योंकि पीछे 5 है सबसे इकाई के स्थान पर, ठीक है, या सबसे पीछे का है तो 5 है, इसलिए 5 से संख्या कटेगी। 5 का 30, 5 दूनी 10, 50/25। फिर 5 से काटोगे तो ये आपको मिलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5/25। फिर 5 से काटोगे तो ये 25 मिलेगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 मिलेगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 मिलेगा। इस प्रकार हमने ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड किए तो 5 के 2 त्रिक बन गए और 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो हम 15,625 के स्थान पर लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। इसके हमने फैक्टर किए तो इतने ही तो आए और बटे में 1000 के स्थान पर 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीक से 1 5, इस तरीक से 1 5 बाहर निकलेगा, यानी 2 5 आपके बाहर आ जाएंगे और नीचे 10 वाले तरीक से 1 10 आपका बाहर आ जाएगा। 5 5 का आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। और 25/10, नीचे देखिए 1 के बाद 1 0 है, 10 है ना, 10 का मतलब 0.1 अंक आगे लगेगा। तो यहाँ पर 25 में 2 संख्याएं हैं, इस संख्या के आगे आप दशमलव लगा दीजिए, 2.5 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 15.625 का जो घनमूल होगा वो 2.5 होगा। ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को घन के बारे में बता देता हूँ, घन का आयतन क्या होता है, ठीक है। जैसे घन की कोई भुजा दी हो, एक क्वेश्चन भी लेकर मैं आपको बताऊंगा, चलिए उसको बता देते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा हो जाएगा लेकिन क्लास आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हेडिंग पहले लगा लेंगे, घन का आयतन तथा उसकी भुजा में संबंध। घन का आयतन तथा उसकी भुजा में संबंध, इस पर आधारित कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है अक्सर आता है। जैसे घन की बात करें तो घन में 6 फलकें होती, सभी को भाई पता है। थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा घन आपके सामने बनाएंगे, ठीक है, तो देख लीजिए, समझ जाइए भाई आप लोग। ये मैंने आपके सामने एक घन बना दिया, ठीक है, इसमें 6 फलकें हैं। अगर घन की भुजा मैं मान लूँ कि x है, अगर मैं कहूँ यदि घन की भुजा x हो तो घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो v = जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है भाई, भुजा क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा का 3 बार गुणा। तो यहाँ से v जो होता है, भुजा अगर x है तो ये हो जाएगा x3। अगर किसी घन की भुजा x दी गई है, उसका आयतन ज्ञात करना है तो v = आपका होता है x3। यही होता है घन का आयतन और उसकी भुजा में संबंध। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन की हम बात करें। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ एक बात बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी वस्तु है जो कि धातु की बनी है और उसको पिघलाया जा रहा है और पिघलाने के पश्चात उसको किसी दूसरी आकृति में ढाला जा रहा है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि 2-3 घन हैं, ठीक है, 2-3 घन हैं और उनकी भुजाएं आपकी हैं, कुछ भुजाएं दे दी गई और क्या किया गया, उनको पिघला दिया गया। मान लीजिए कि जस्ते के बने तो उनको पिघला दिया गया और उन तीनों घनों से एक बड़ा सा घन तैयार होता है। तो जो बड़े घन का आयतन होगा वो उन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उन तीनों घनों को पिघला रहे हो ना, तो जो धातु लग रही है वो उन तीनों घनों के आयतन के बराबर लग रही है कि नहीं लग रही। अब उन तीनों घनों के आयतन में जो धातु लगी है उसी धातु से आप एक बड़ा सा घन बना रहे हो, तो जो उसका आयतन होगा वो इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। यही बात आपको समझनी है, बस सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अगर किसी चीज़ को पिघलाकर कोई अन्य चीज़ बनाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को पिघलाया जा रहा है उसका आयतन उस
वस्तु के आयतन के बराबर होगा, जो चीज़ पिघला के बनाई जा रही है। ठीक है, ये बात मेन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा, इसका पूरा भरोसा है मुझे। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा, आपकी ही किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली है जिसकी माप जो है, ठीक है, आयताकार सिल्ली की माप जो है, आयताकार सिल्ली की जो माप है वो आपकी दी गई है 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर और गुणे 1.6 सेंटीमीटर। 3 बीमा है, इसका मतलब ये घन है। ठीक है, आयताकार सिल्ली की माप जो है 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये घनाकार ठोस एक आपकी सिल्ली थी, इसको पिघला दिया गया। ठीक है, इसके कुछ भुजाएं थी, मान लीजिए एक 10 थी, एक 4 थी, 1.6 थी। इस तरीके से ये मतलब भुजाएं देने का मतलब ये है कि ये इसका आयतन है, क्योंकि भुजा क्यूब जो होता है वही तो आयतन होता है। तो यहाँ से इसका आयतन, तो सिल्ली का आयतन जो हो जाएगा, सिल्ली का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, V = इसका गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 16 चौको हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, 64 का मतलब ये 6.4 होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ एक अंक के पहले लगा हुआ है, और इसका गुणा 10 से करेंगे तो ये आपका केवल हो जाएगा 64। और सेंटीमीटर 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 का 3 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये तो अभी जो है सिल्ली का आयतन है। अब इसी सिल्ली को हम पिघला के एक दूसरी सिल्ली बना रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी सिल्ली हम बना रहे हैं, वो भी एक ऐसी ही आकृति की है, घन के ही आकृति की है। इसकी भुजा में नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर अगर ये मान लूँ, क्या मान लूँ, ये मैं मान लूँ कि नई सिल्ली जो है उसकी भुजा x है। ठीक है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। मैं मान लूँ कि नई सिल्ली जो है, जो बनाई जा रही है, इसके आयतन से ये नई सिल्ली जो बनाई जा रही है उसकी भुजा अगर x है, यहाँ पर मैं लिखूँगा यदि नई सिल्ली की भुजा x है तो आयतन कितना हो जाएगा भाई, आयतन V = आपका हो जाएगा x³। प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो प्रश्न के अनुसार बात ये कही जा रही कि इसी धातु से, यानी इसमें जो आपकी धातु लगी हुई है, ये जो घन का आयतन है, इसी आयतन से आपकी ये सिल्ली बनाई गई है, बस उसकी भुजा आपको नहीं पता है। तो मतलब आयतन में कोई तो परिवर्तन हुआ नहीं, आयतन तो दोनों के सेम ही होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, जो इसका आयतन आया है, ठीक है, इसको हम इसके आयतन के बराबर दिखा देंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन के बराबर। अब ये पावर अगर उधर जाएगी तो ये आपका घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। मतलब ये है कि ये पावर जब इस पर आएगी 64 सेंटीमीटर क्यूब पर, तो ये पावर 1/3 बन जाएगी। और 1/3 का मतलब यही होता है कि करड़ी की पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा x = ठीक है, 1/3 का मतलब घनमूल का चिन्ह, और ये आपका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस 64 सेंटीमीटर क्यूब का आप लिख सकते हो 4 × 4 × 4, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। अब घनमूल से वही चीज़ तो बाहर निकलती है जो घनमूल के अंदर 3 बार हो, तो 4 3 बार है तो 4 एक बार निकल आएगा, सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर एक बार निकल आएगा, यानी जो नई सिल्ली की भुजा होगी वो आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको यही बताया था कि किसी आकृति को पिघलाकर यदि कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों के आयतन सेम होंगे, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है। तो हमने जो नई आकृति बनाई गई है उसकी भुजा ज्ञात करनी थी, तो उसकी भुजा हमें यहाँ पर पता चल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन हैं, तो याद रखिएगा। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। जितने टॉपिक हमें बताने थे सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के प्रश्नावली के क्वेश्चनों को बताऊंगा, यानी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।